स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। आज हम भारतीय संविधान का 5वां भाग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम अध्ययन करेंगे संघ कार्यपालिका के बारे में। संघ कार्यपालिका में जो सबसे प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसलिए राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं और उसकी जो जो शक्तियां हैं, उन सभी का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। आपको हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यदि पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी स्क्रीन में दिख रहे इन बिंदुओं पर हमारा सबसे ज़्यादा जोर रहेगा। चलिए कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। कार्यपालिका जानने से पहले हम आपको याद दिलाते चलें, जब हमने पढ़ा था संविधान के स्रोत, तो उसमें जाना था कि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली चलती है। संसदीय जो प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है। अब ब्रिटेन में और हमारे यहाँ संसद जो भी विधि बनाएगी, यानी संसद कोई भी कानून बनाएगी, वो कानून बनाने की सर्वोच्च इकाई होती है। कोई भी कानून बनाना हो, हटाना हो, उसमें संशोधन करना हो, तो वो कार्य कौन करती है? संसद करती है। आपको ये याद रखना है। ये जो संघीय कार्यपालिका है, यानी सेंटर की संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आदि लोग आते हैं। जबकि राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो उसमें आएंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल और साथ ही साथ महाधिवक्ता। इस प्रकार राज्य की कार्यपालिका अलग है और संघीय कार्यपालिका यानी कि सेंटर का जो शासन है उसकी कार्यपालिका अलग होती है। चलिए अब बात करते हैं मुख्य टॉपिक की। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपको पता है हमारे राष्ट्र का प्रमुख होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का पद है या जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के क्राउन यानी ब्रिटेन के सम्राट या अमेरिका के राष्ट्रपति से भिन्न है। हमारे यहाँ आपको पता है कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक प्रमुख, एक नाममात्र का प्रमुख। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख बनाया गया है, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है इस संबंध में, लेकिन वो प्रमुख होता है। अब बात यह है कि राष्ट्रपति के पद को क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत थी राष्ट्रपति का पद बनाने की? तो एक तो सबसे पहले ये कारण दिखता है कि दलगत राजनीति से ऊपर, यानी हमारे यहाँ बहुदलीय शासन प्रणाली है, इन सब से ऊपर एक पद ऐसा सृजित किया गया जो सबको बनाकर चले, या यूं कहें प्रशासन की निरंतरता के लिए भी ये किया गया। यानी हमारे यहाँ आपको पता है कभी भी सरकार बन सकती है, गिर सकती है, बहुमत शासन प्रणाली है। तो इसके आधार पर एक प्रशासन को चलाने के लिए ऊपर से एक ऐसा व्यक्ति बैठाया गया जो निरंतर अपना कार्य करते रहे। और हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य का अलग अलग अपना अपना अस्तित्व है। उन्हें भी बराबर तरीके से बनाए रखने के लिए या उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उन्हें यहाँ पर एक साथ लिख दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींचकर भी अपने पास रख सकते हैं। आपको इसे देखकर ये भी लगेगा कि कुछ अनुच्छेद तो सीरियल वाइज चल रहे हैं, कुछ अनुच्छेद में गैपिंग है। उसका ये कारण है कि सभी अनुच्छेद संबंधित नहीं है राष्ट्रपति से, तो उन्हें यहाँ उल्लेखित नहीं किया गया है। उनका हम बाद में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, अब ये वीडियो कहीं बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। आपको ये भी बताएं, संविधान का जो भाग 5 है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक उल्लेखित है संघ की कार्यपालिका का। अब बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ होगा शब्द के लिए सेल्स का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान रहेगा। ये पद ना तो कभी रिक्त रखा जा सकता है और ना ही इसे कभी समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले संपन्न कराना अनिवार्य होता है या ऐसा प्रावधान किया गया है। यदि
राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने स्वास्थ्य को लेकर अनुपस्थित रहे तो उस वक्त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करेगा और राष्ट्रपति अपना पदभार जब तक पुनः ग्रहण नहीं कर लेता तब तक उपराष्ट्रपति उसके कार्य को देखेगा। ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। चलिए अनुच्छेद 53 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 53 कहता है कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब राष्ट्रपति को जो ये पावर दी गई है, ये शक्ति, हम ये चीज़ दे सकते हैं कि उसके अधीन जो अधिकारी आएंगे वो दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे एक होगी स्थायी कार्यपालिका जिसे हम नौकरशाही भी कहते हैं, जिसमें आईएएस और आईपीएस ये लोग आते हैं या प्रांतीय सेवाएं आती हैं। और साथ ही साथ दूसरी होती है राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल आता है। नौकरशाही आप सबको मालूम है कि एक ऐसा माध्यम है जो सरकार की लोकहितकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है और ये भी अपेक्षा की जाती है कि नौकरशाह लोग राजनीतिक ना हो, यानी कि वो राजनीति में ना आए, राजनीति के प्रति तटस्थ रहें। राजनीतिक कार्यपालिका जहां सामूहिक रूप से लोकसभा या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहीं स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही अपने संबंधित विभागों के मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपको ये भी पता है लोकतंत्र में सरकारों को बदलने पर नौकरशाही की जिम्मेदारी होती है कि वो नई सरकार को अपनी नीतियां लागू करने और उनकी मदद करे। देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्र में जो मुख्य विधि निर्माता होते हैं या जो भी कानून बनते हैं, जो भी व्यवस्था बनती है, उस सब का कार्य ये स्थायी कार्यपालिका ही करती है, यानी नौकरशाह लोग ही करते हैं। अनुच्छेद 55 की बात करें तो वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 बहुत ज़्यादा जटिल है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो एक जटिल प्रक्रिया कही जा सकती है। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय प्रणाली दो मत पद्धतियों को अपनाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे क्या होती हैं ये प्रणालियाँ। इस पद्धति के तहत निर्वाचन गुप्त रूप से होता है, यानी निर्वाचक मंडल द्वारा गुप्त मतदान कराया जाता है किसका, राष्ट्रपति चुनाव का। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसे यदि हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर देखें तो हम इसे अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष से अर्थ यहाँ पर ये समझिए जिसमें जनता की भागीदारी नहीं है उसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया कह सकते हैं। जबकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो व्यवहारिक रूप से प्रत्यक्ष माना जा सकता है। अब निर्वाचक मंडल क्या होता है, अभी हमने बात की थी कि निर्वाचन मंडल द्वारा ये सब काम किया जाता है निर्वाचन संबंधी राष्ट्रपति के। तो अब जानते हैं निर्वाचक मंडल क्या होता है। निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। याद रखिए यहाँ पर निर्वाचित सदस्य कहा गया है, इसका अर्थ ये है जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी राज्य की विधानसभाओं में भी निर्वाचित सदस्य ही मतदान करेंगे, मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करेंगे। और एक चीज याद रखिए 70वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 में हुआ, दिल्ली और पुडुचेरी को भी शामिल कर लिया गया राष्ट्रपति के चुनाव में। यानी ये केंद्र शासित प्रदेशों में दो प्रदेश हैं जिनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये भी याद रखिए राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य हों या मनोनीत सदस्य हों, दोनों ही भाग नहीं लेते। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि कौन कौन लोग भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन राज्य की जो विधान परिषदें हैं, जैसे 6 राज्यों में है अभी वर्तमान समय में, राज्यों की विधान परिषदें निर्वाचित और मनोनीत उसके कोई भी सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे। ये भी याद रखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई भी परिवर्तन करना हो या कोई भी नियम बनाना हो तो वो सब नियम संसद ही बनाएगी, ये अधिकार संसद के पास है।
आप वैसे भी पहले भी जान चुके हैं कि हमारे राष्ट्र में संसद जो है वो सर्वोच्च है, विधि बनाने के लिए, लगाने के लिए, या उसे हटाना हो या संशोधन करना हो, सभी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अधिनियम के तहत एक कार्य और होता है। राष्ट्रपति को अपने पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। मतलब उम्मीदवार के पास कम से कम उसके नाम को जो प्रस्ताव करें या प्रस्तावित करें वो 50 होने चाहिए, और अनुमोदक भी कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। ये राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के लिए ये शर्तें संभव है या होनी चाहिए अनिवार्य तौर पर। और याद रखिए, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या एवं विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व रखा जाता है। इसे ज़्यादा विस्तार से समझने के लिए ऐसे समझेंगे, जैसे एक विधायक का मूल्य हम प्राप्त करना चाहें, यानी उसके मत का मूल्य कितना होगा, तो हमें राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणा 1000 करना होगा। इसे और विस्तार से समझें तो आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में समझिए। उत्तराखंड की जनसंख्या वर्तमान में 1 करोड़ के आसपास है, यानी 1 करोड़ बट्टा 70। 70 इसलिए क्योंकि आपको पता है वैसे तो हमारे यहाँ 71 होते हैं, उसमें से एक कौन चुनता है? राज्यपाल चुनता है एक सदस्य को, तो इसलिए 70 गुणा 1000, यानी आप 1 करोड़ को जब 70,000 से भाग दोगे तो हमारे उत्तराखंड के एक विधायक का जो मत मूल्य है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे निकाला जाता है विधायकों का मत मूल्य। अब बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का मत मूल्य या उनके मतों का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। संसद सदस्य के मतों का मूल्य जो रहेगा वो रहेगा सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों का कुल संख्या। मतलब एक संसद का जो मत है उसका जो मूल्य निर्धारित किया गया है वो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य। जैसे हमने अभी अपने उत्तराखंड के एक विधायक के मत का मूल्य निकाला, ऐसी 70 विधायकों का निकाला जाएगा, फिर सभी राज्यों का निकाला जाएगा, उनका जो कुल योग होगा उसे संसद के निर्वाचित सदस्यों से भाग दे दिया जाएगा। जैसे निर्वाचित सदस्य माना वर्तमान समय में 500 कितने हैं? 43 हैं। ठीक है, 2 क्योंकि एंग्लो इंडियन हैं जिन्हें राष्ट्रपति चुनता है, तो 543 से इसे भाग देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा तो वो एक संसद के मतों का मूल्य होगा, एक संसद के मत का मूल्य होगा। ऐसे ही राज्यसभा में भी होगा। संसद शब्द हमने इसलिए ही प्रयोग किया है क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को आप समझ सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय प्रणाली पर गुप्त रूप से होता है, यह आप जानते हैं, हम पहले बता चुके हैं। अब एक और प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है, वो होती है निश्चित कोटा। इसे समझिएगा। फिर एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या है उसे भी जानेंगे। निश्चित कोटा जो होता है उसमें कुल वैध मतों की संख्या बट्टा निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार की संख्या में 1 जोड़कर प्राप्त किया जाता है। फिर हमें जो प्राप्त होगा उसका भागा हम दे देंगे कुल वैध मत में और 1 जोड़ देंगे। इस तरह से निश्चित मतों का कोटा निर्धारित होता है। समझ में नहीं आया होगा क्योंकि बोलने से ये नहीं समझ में आएगा। आपकी स्क्रीन में दिख रहा है उसे देखिए। निश्चित मतों का कोटा बराबर लिखा है कुल वैध मत बट्टा 1-1 2, यानी कि कुल वैध मत में 2 का भाग देंगे, जो हमें प्राप्त होगा उसमें 1 जोड़ देंगे। इस तरह से निश्चित मतों का कोटा निर्धारित किया जाता है। अब बात करते हैं निर्वाचन प्रक्रिया की। निर्वाचन प्रक्रिया इसे समझिए, बहुत ही रुचिकर लगेगा आपको ये। निर्वाचन प्रक्रिया में एक मतपत्र बनाया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के आगे वरीयता क्रम रखना होता है, यानी जैसे मुझे जो पहला उम्मीदवार पसंद आ रहा है उसे पहले नंबर पे, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे। मैं अपना जो मत है वो सभी को दूंगा, यानी जितने कैंडिडेट उठे हैं राष्ट्रपति चुनाव में उन सबको मैं अपना मत दूंगा, बस वरीयता क्रम दूंगा। प्रथम नंबर पे जो मुझे पसंद है, सेकंड नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे। अब सुनिए, मतदान पत्र में 1 2 3 4
क्रम से अंकित किया जाता है उम्मीदवारों का नाम। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता दी जाती है, ये हम बता चुके हैं। अब देखिए, प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार ने निर्धारित मत प्राप्त कर लिए, जैसे आपने एक निश्चित कोटा ऊपर पढ़ा, अभी हमने बात की थी, यदि एक निर्धारित कोटा निर्धारित जो किया गया है उसे प्राप्त कर लिया, तब तो ठीक है, वो निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। अन्यथा मतों का ट्रांसफर होगा, यानी कि स्थानांतरण किया जाएगा। मतलब प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले, जिसने प्रथम वरीयता जैसे मैंने दी है किसी आदमी को, उसको बहुत कम मत पड़े हैं, तो प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द समझा जाता है और उसे द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित होते जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे 5वें नंबर पे कोई व्यक्ति है, उसे बहुत कम मत पड़े हैं, उसके वो मत ऊपर सबको बढ़ते जाएंगे और सबको वरीयता क्रम में स्थानांतरित किए जाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त ना कर ले। जैसे उसने माना एग्जाम्पल के लिए 2500 मत प्राप्त करने हैं, एक ने 1300 प्राप्त किए, एक ने 1800 प्राप्त किए, एक ने 2200 प्राप्त किए। 2200 वाला जब तक 2500 में नहीं पहुंचेगा, ये प्रक्रिया अपनाते रहेंगे, ये ट्रांसफर होते रहेंगे जिनकी वरीयता कम होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे समझिए अच्छे से और आपको अच्छा भी लगेगा जानकर, क्योंकि हर किताब में ये विस्तार से नहीं बताया गया है। अनुच्छेद 71 में इस बात का जिक्र किया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर ये बात याद रखिए, उच्चतम न्यायालय के अलावा कोई भी अन्य न्यायालय इस अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यानी केवल उच्चतम न्यायालय ही मामले की सुनवाई करेगा और उसका अधिकार क्षेत्र विशिष्ट और अंतिम होगा। इसके बाद आप कहीं और अपील नहीं कर सकते। जो रिजल्ट है राष्ट्रपति चुनाव का, वो प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। यदि आपको कोई आपत्ति है, तो यदि आप कोई वाद लेकर जा रहे हैं, तो आपको 30 दिनों के अंदर उसे सुप्रीम कोर्ट में दायर करना होगा। इसे चुनाव में भाग लेने वाले किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी याद रखिए, याचिका केवल 2 आधारों पर ही की जा सकती है: उम्मीदवार का नामांकन गलत तरीके से खारिज होना या निर्वाचित उम्मीदवार को गलत तरीके से विजयी घोषित करना। इन्हीं 2 आधारों के आधार पर, यानी इन्हीं 2 बिंदुओं के आधार पर आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। केवल वो जो भाग लिया हो चुनाव में, यानी जो उम्मीदवार हो, वही कहाँ जाएगा, उच्चतम न्यायालय जाएगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। औपचारिक रूप से आप सब जानते हैं कि कार्य तो उसी के नाम से होते हैं। इन शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब वो किन किन लोगों को नियुक्त करता है, यदि देखें तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को भी वही नियुक्त करता है। वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी करता है और उसके वेतन आदि का निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करता है। ये भी याद रखिए, महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे, अपने पद पर रह सकता है। जबकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी यही करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं उसके अन्य जो सहायक होते हैं, अन्य 2 अधिकारी या निर्वाचन आयुक्त, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और ये बात याद रखिए, राज्यपाल हो, प्रशासक हो या उपराज्यपाल हो, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और ये भी याद रखिए, ये प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे। और इसके अलावा कुछ अन्य नियुक्तियां भी करता है, जैसे भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक जो आयोग बनाया जाएगा या अल्पसंख्यकों की नियुक्ति की जाएगी, उसका विशेष अधिकारी होता है। आप ये भी जानते हैं कि राज्यसभा में 12 लोगों को चुनता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का अधिकार भी किसे है, राष्ट्रपति को है। ये राष्ट्रपति की कुछ मुख्य पावर हैं, इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा, ये अनुच्छेद 124 में कहा है। यहाँ पर हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन
अनुच्छेद 124 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से वो सलाह ले सकता है। ये अनिवार्य नहीं है कि वो इस सलाह को माने, यानी विचार विमर्श करेगा, माने या ना माने ये राष्ट्रपति का अपना खुद का निर्णय होगा। दोस्तों, हमें लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है और राष्ट्रपति की अभी बहुत सारी शक्तियां बची हुई हैं, चाहे वो वित्तीय शक्तियां हो, आपातकालीन शक्तियां हो, राजनीतिक शक्तियां हो, सैन्य शक्तियां हो, न्यायिक शक्तियां हो, क्षमादान करने की शक्ति हो, और भी बहुत सारे कर्तव्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। अध्यादेश लाने की शक्ति भी होती है। इन सब का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में बोरिंग होता है और हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, आप या हम कोई भी हों उसे पूरा नहीं देखते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर ज्ञान लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका ज्ञान बढ़े और हमारा भी ज्ञान बांटने से और ज़्यादा बढ़े। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।